तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाड़ी आ गई थी कूड़े वाली, ठीक है, वो हमेशा डिस्टर्ब कर देती है। तो जो पहले का जो 12वां पार्ट है उसका अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखीय व्यंजक है। एक रेखीय पूछ रहा है, तो हमें सिंपल सा देखना है कि इसमें स्क्वायर दे रखा है, इसमें भी स्क्वायर दे रखा है, और इसमें तो वन बस एक नंबर दे रखा है। रेखीय व्यंजक की बात करते हैं जब भी, तो एक हमारा इसमें अलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है और एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो y-5 जो है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे खंड जो है वो ख स्टार्ट हो जाता है। और हमने बताया कि जितने भी पार्ट ओवर होंगे तो वहां पर आपको लाइन तो खींचनी है क्वेश्चन के एंड में। और जो एक बार पार्ट खत्म हो जाए तो अगर आप डबल लाइनिंग कर दें तो एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, ये टेढ़ी लाइन है, सीधी लाइन करनी है आपको स्केल से। ठीक है, पेंसिल से करें तो ज़्यादा ही बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आगे हमारा खंड जो ख स्टार्ट हो रहा है उसमें 2 से 7 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी इसे आपको सोल्व करके दिखाना है। इससे पहले वाले आप सोल्व नहीं भी करते, डायरेक्ट आंसर लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाता। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उसे सोल्व करके ही करें। ठीक है, तो आंसर जो है टीचर को भी अच्छा लगेगा कि आपने ठीक से किया है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर वाले आते हैं, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पदों को पुनर्व्यवस्थित कर योग ज्ञात करना है। ये क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो 3/5 है, माइनस आ जाएगा, 3 बटे प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और उसके बाद प्लस का 2/5, फिर माइनस का 5/8। तो अगर हम इन सब का एलसीएम लेते हैं तो हमारा 40 एलसीएम आएगा। और अगर इन सबको सोल्व किया जाएगा तो कितना आएगा, 24 माइनस में कितना आ जाएगा, 15, प्लस में कितना आएगा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे आएगा 16, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा माइनस का यहाँ कितना आएगा, 25। अब इसको सोल्व करें तो हमारा देखिए प्लस वाले को पहले एक साथ जोड़ लें और माइनस वाले को एक साथ कर लें। तो प्लस वाले को जोड़ने पर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 40, और माइनस वाले को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो 40 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा 0 आएगा, और 0/40 का मतलब है तो कि 0 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर की में भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो आंसर है वो हमारा कितना आ रखा है, यहाँ पर कितना आंसर आ रखा है, तो 0 ही आ रखा है। आपको अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप जो है सीख ले एलसीएम कैसे करते हैं, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि एलसीएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास में आप हो गए, अगर एलसीएम नहीं आता है तो आपको बहुत ही डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन डूब के मरना नहीं चाहिए, आप उसे सीखने का कोशिश करें। ठीक है, और सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है सीखा नहीं जा सकता। एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। यहाँ पर देखिए दोनों जो है वैल्यूज, एक सम है एक विषम है, और साथ में ये दोनों अपोजिट पहाड़े में, अपने ही पहाड़े में आ रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है गुणा कर सकते हैं, 8 गुना में 5 कर सकते हैं। तो ये 40 आ गया, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस का भी ध्यान रखें, प्लस और माइनस जो है वो माइनस होते हैं, और माइनस है अगर गुना में है तो प्लस हो जाएगा। और अगर हमारा क्या है, माइनस और माइनस जो है अगर इसे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। प्लस माइनस जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपको आना चाहिए अच्छे से। इसके बाद देखें, एक जन्मदिन की पार्टी में बच्चे उपहार पाने के लिए एक पहिया घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं, एक पहिया घुमा रहे हैं। ठीक है, पहिया तो बना ही नहीं, तो पहिया घुमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बना भी हुआ है पहिया। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि बच्चे को उपहार में एक गेंद मिले। गेंद देखिए कि हम ऐसा गेम खेलते हैं ना जिसमें हमें चांस दिया जाता है कि ये चीज़ आपको मिल सकता है, और उसके बाद आपको ये चीज़ें दे रखी है गिफ्ट में, और आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आपको ये मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं एक गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है। तो पहले देख लीजिए कि कितने चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चीजें हैं टोटल। और गेंद कितने हैं, 1 2, 2 पे गेंद है।
यानी कि दो हमारे जो है गेंद हैं और प्रायिकता जो है टोटल वो 8 में से 2 मिलने की है, यानी 1/4। यानी कि बच्चा अगर एक बार घुमाता है तो उसका चांस है कि 25% चांस है उसका कि उसको क्या मिल जाए, गेंद मिल जाए। ठीक है, तो आप भी गेंद प्राप्त कर सकते हैं, एक बार गेम खेल के देखिएगा पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, चांस मिलेगा एक बॉल लेने का। ठीक है, तो लेकिन आपको वहां बॉल नहीं लेना है, वहां पे क्या लेना है, मार्क्स लेना है। मार्क्स लेना है आपको, गाड़ी नहीं लेनी है। ठीक है, आपको क्या लेना है, मार्क्स लेना है। तो मार्क्स लेने के लिए आपको क्या लिखना होगा कि कुल संख्या कितनी है और गेंद आने की जो है, गेंद जो है उसकी संख्या कितनी है। तो गेंद आने की संख्या ऊपर लिखनी है और टोटल जो है वो नीचे लिखना है। तो टोटल नीचे जो है 8 है और गेंद जो है वो 2 पर है, 2 जगह पर है। तो इसलिए अगर हम इसे काटते हैं तो 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और खिलौना मिलने की प्रायिकता हुई, खिलौना कार मिलने की प्रायिकता। तो आप देखिए कि 8 टोटल है और कितने पे गाड़ियां हैं, कार कितने पे, 1 2 3, 3 पर है। तो 3 जो है वो मिल सकता है, यानी आपको जो आप जब एक बार घुमाएंगे इसे, ठीक है, पहिए को, तो आपका जो कार आने का प्रायिकता होगा वो 3 होगा 8 में से। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें आपको मार्क्स जो है बिल्कुल गंवाना नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि कुल जो दे रखा है उसको नीचे लिखना है और जो पूछ रहा है उसकी जो संख्या है उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका इसमें नंबर नहीं कटेगा और 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद अथवा में भी बहुत इजी दे रखा है, देखिए, एक डिब्बे में 6 नींबू के स्वाद वाली कैंडी है। कितनी है, 6। नींबू के स्वाद वाली कैंडी कितनी है, 6 है। आम के स्वाद वाली कैंडी कितनी है, 5 है। और 4 जो है स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाली कैंडी है, कितनी, 4। और 5 जो है चॉकलेट वाली कैंडी है, कितनी, 5। तो अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरा डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक कैंडी निकालती है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई कैंडी आम के स्वाद वाली हो। तो आपको ये देखना है कि टोटल कैंडी कितनी है। तो 6 जमा 5 जमा 4 जमा 5, तो कितना आ जाएगा, 20 कैंडी है टोटल। हमने कहा था टोटल वाले को नीचे लिखना है और जिसकी भी प्रायिकता पूछी जाए उसको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो आम के कैंडी वाली प्रायिकता पूछी जा रही है, तो आम जो है वो 5 है। ठीक है, आम के स्वाद वाली कैंडी कितनी है, 5 है। तो 5 को आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। 5/20 यानी कि 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर आसानी से, बिल्कुल लड्डू के जैसे हैं, लेकिन यहाँ कैंडी है। ठीक है, तो कैंडी को खा ले और 2 नंबर पा ले। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, उसका विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक विकर्ण जो होता है, जो वर्ग की भुजा होती है, उसकी लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आप गलत करके आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है √2a होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आंसर में √2a डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल इक्वल टू √2a लिख सकते हैं या फिर a√2 लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर हमारा विकर्ण दे रखा है 10। तो 10 जो विकर्ण दे रखा है और a√2 दे रखा है। तो अगर हम a अगर निकालते हैं, साइड होता है जो ये हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग का जो ये हमारा दे रखा है ये विकर्ण, ये 10 दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, 10। तो ये फॉर्मूला याद रखें कि विकर्ण बराबर होता है a√2 के। तो हमारा a निकालना है, साइड निकालनी है। तो √2 जो है डायगोनल के क्या चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, अपोन में। ठीक है, तो √2 अगर अपोन में चला गया और ये जो है ये 10 दे रखा है, तो 10/√2 ये आपका आंसर लिख देंगे आप। ठीक है, तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है यहाँ सेंटीमीटर लगाना ना भूले, सेंटीमीटर लगाना आपको पड़ेगा ही, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 5वां क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 48 है।
इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको कहा था कि संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, सम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद जो है कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, और कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, और कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या, और कोई संख्या होती है, हाँ प्राइम नंबर्स भूल गए, अभाज्य संख्याएं अभी किया था हमने पिछले क्वेश्चंस में। हाँ प्राइम नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो तीन क्रमागत हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो अगर हम देखें तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज में चलती हैं। तो अगर एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या x प्लस में 2, x प्लस में 3 तीसरी संख्या, ठीक है, ऐसे हमारी संख्याएं जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं। तो सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो x है तो x प्लस में 2 होगा और x प्लस में 4 होगा अगला संख्या। कि मान लीजिए एक संख्या आपकी 2 है तो दूसरी संख्या तो 4 होगी, ठीक है, और तीसरी संख्या जो होगी वो 6 होनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक संख्या में 2 जोड़ दें, ठीक है, उसके बाद तीसरी संख्या ये हो जाएगी। और इन सब का जो योग है वो कितना दे रखा है, तो 48 दे रखा है। कितना दे रखा है, 48। तो x प्लस में 2 प्लस x प्लस में 48 किसके बराबर, 4 किसके बराबर है, 48 के बराबर है। किसके बराबर है, 48 के। तो यहाँ पर देखेंगे 3x हो गया और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 6 बराबर है 48 के। किसके बराबर है, 48 के। तो इसके बाद आपको 48 में से 6 गए हमारे 42 जो है वो आएगा, और उसके बाद जो है आपको 3 से इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 1 और 4 यानी 14 जो है आपका वो संख्या होगा। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है उसमें 2 जोड़ दें और उसके बाद तीसरी संख्या में 4 जोड़ दें। यानी एक संख्या अगर आपकी 14 निकली तो दूसरी संख्या जो 14 प्लस 2 होगी और तीसरी संख्या होगी वो 14 प्लस में 4 होगी। ठीक है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ऐसे ही इसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो इतना है, तो ज्ञात कीजिए 3 संख्याएं कौन सी हैं। निकाल लेंगे आप। अगर आपका कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्या यानी कि एक x है तो दूसरा x प्लस में आपका 1 हो सकता है या 3 ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो तीसरी संख्या आपकी x प्लस में 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कौन सा, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर यूं ही फ्री के हैं। ठीक है, फ्री के नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, फ्री के नंबरों का ध्यान रखें और जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर उसे ले लें। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। क्या है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। ये समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ABCD है। इसमें एंगल B, एंगल C, एंगल D ज्ञात करना है। यानी ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये। अगर हम बात करें तो इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर एंगल A और एंगल B दे रखा है, एंगल C दे रखा है, एंगल D दे रखा है, तो एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा, एंगल C जो है एंगल D के बराबर होगा। यानी कि अगर एंगल A दे रखा है तो एंगल B के बराबर है वो, एंगल C दे रखा है तो एंगल D के बराबर है। या ये लिख दें, या फिर चारों साइड्स को 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लिख दें, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है जो कौन से चैप्टर में दे रखी है, चौथे चैप्टर में, पांचवें में, तीसरे चैप्टर में दे रखी है। और तीसरे चैप्टर में जो ये सारी प्रॉपर्टी दे रखी है उसे एक बार याद करके जाएं, देख कर जाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका ये आकृति दे रखा है। ठीक है, आकृति अगर दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के बराबर हो जाएगा। एंगल B जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के। अगर आकृति दे रखी है तो उसे ध्यान दे, तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के।
तो एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के। एंगल ए कितना है? 80 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और ये जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये भी 100 हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 इसमें से चले गए तो ये 100 बचा, और अगर ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या फॉर्मूला लग रहा है। पहले सर्वसामिका का उपयोग कर हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसे अगर हम a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही बनेगा फॉर्मूला। हाँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि a का स्क्वायर और b का माइनस b का स्क्वायर a प्लस b होता है, और a माइनस में b होता है, a माइनस b होता है। तो a प्लस b करना है पहले, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस b जोड़ेंगे तो 73 प्लस में 27, और एक बार क्या करना है? माइनस करना है। 73 माइनस में 27 कितना आ जाएगा बताइए? तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 100। और ये कितना आ जाएगा हमारा? तो बताइए कितना आ जाएगा ये? 73 में से अगर 27 गए तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताइए? 6 और 4, 46। 46 को अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमारा 4600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आंसर की में भी चेक कर लेते हैं क्या ठीक है या नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिख रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। तो इसको याद रखें फॉर्मूले को। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देख लिए हैं। 3 फॉर्मूले कौन से हो गए हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और एक फॉर्मूला हमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। 3 फॉर्मूले अभी तक हो चुके, और यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आने ही वाला है, तो इस 3 फॉर्मूले को कम से कम याद रख ले, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। किस पे? 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। देखिए तीनों वैल्यू सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। ये एक प्रॉपर्टी थी, आपको अगर याद हो, ध्यान हो तो, a की पावर m हो और गुना में a की पावर n हो, और अगर a की पावर m और n हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? गुना में m प्लस में n करना होता है a की पावर, और a की पावर यहाँ m प्लस में n दी हुई है, तो a से a कट जाएगा, और सिर्फ ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं उसको इक्वल में रखना है। यानी कि -3 जमा में -9, a की पावर -3 जमा में -9 किसके बराबर? a की पावर 5k प्लस में 3 के बराबर है, ठीक है। तो a से a कट गया, हम क्या इक्वल लिख लेंगे? -3 माइनस का 9 और इक्वल में क्या है? 5k प्लस में 3। ये आपको ध्यान है या नहीं है कि अगर गुना में कोई भी हमारे पावर्स दे रखी है, ठीक है, और ये डिजिट जो है वो सेम है, तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है बस आपको, ठीक है। हाँ, अगर डिवाइड में होती है तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है, बतौर ये जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए तभी होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको कर दे सोल्व, तो हमारा -3 और -9 माइनस का 12, और यहाँ पर 5k प्लस का 3। 5k जब इधर जाएगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 था तो इधर आके माइनस का 3, तो माइनस का 15 बराबर है 5k के। तो k जो है हमारे क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो,
और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर ठीक है। आंसर क्या है? -3 है, ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रखा है -3। इसके बाद हम अगर बात करें तो सरल करना है, अगला भी सरल कर लेंगे। आपको सिंपल पता होना चाहिए, अगर कोई भी वैल्यू अपोन में दी है और उसकी पावर जो है माइनस में है, तो उसकी पावर प्लस में करने के लिए हमें उस वैल्यू को क्या करना है? उल्टा कर देना और पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/3 है और उसकी पावर क्या दे रखी है? -3 दे रखी है, तो इसकी पावर 3 की पावर 3 हो जाएगी और ये पावर अब प्लस में हो गई। ऐसे ही इन सबको करना है, यानी 5 की पावर 2, ऐसे ही इसे करना है 2 की पावर 4। तो इन सब को क्या करना है? पावर तो प्लस में कर दी हमने, अब क्या कर देते हैं? सोल्व कर देते हैं। 3 हमने बोला था क्यूब कर लें, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है, ठीक है, क्यूब पूछा है, ध्यान रखें, ठीक है। 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है? 25 होता है। और 2 का जो है वो अगर 4 टाइम्स करते हैं तो हमारा कितना आता है? 2 का अगर हम 4 बार करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो आपका कितना आया? 16। इन तीनों को अगर हम जोड़ दे तो कितना आ जाएगा बताइए? 20, 20 40 और 50। 50 हुआ पहले, उसके बाद 11 और 7, 11 7 कितना हुआ? 18, 68 आंसर आ गया, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमारी पावर जो है माइनस में दी हो तो उस वैल्यू को क्या कर देना है? पलट देना है, ठीक है। यानी कि अगर 1/2 दिया है, इसकी पावर माइनस में 1 दी है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा और ये जो है प्लस में हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वैट, वैट जो होता है VAT, वैल्यूड एडिड टैक्स, यानी कि मूल्य वृद्धि हुई, ठीक है, मूल्य वृद्धि कहते हैं इसे, ठीक है, क्या कहते हैं? मूल्य की वृद्धि। 4% एक्स्ट्रा दिया, यानी कि उसके साथ उसने जो दवाइयाँ ली 550 में ली। तो वैट जोड़ने से पहले की कीमत ज्ञात करनी है, ठीक है, वैट जोड़ने से पहले की कीमत ज्ञात करनी है। पहले वैट के साथ कीमत ज्ञात कर ले कितनी है, यानी किसी एक्स का 104% जो है वो कितना है हमारे पास? 550 है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आप आराम से। एक्स का 104% कितना दे रखा है? कितना दिया है? 550। तो हमें एक्स निकालना है और उसकी कीमत हमें पता लग जाएगी। तो हम इसको सिंपल सोल्व कर दें। तो एक्स का क्या दिया है? 104 गुना में इधर आके भाग में हो गया 550 बटे में, 550 बटे में कितना हो गया? 104। और ये परसेंट हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अब इसे सोल्व करना है। 2 से करते हैं पहले, 5 और 2, और इसे अगर हम 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 50 आ गया, ठीक है। और अगर हम इसे काटते हैं तो इसे कितना आ जाएगा? 275 कैसे आ जाएगा? 275 आएगा। 250, 250, 500 और 25, 25, 50। देखो पहले एक बार, पहले देख लेते हैं एक बार। 52 है यहाँ पर, 52 एकम 52, ठीक है, 52 से ही काट दो डायरेक्ट। तो 1 आया यहाँ पर और यहाँ पर 3 जीरो बचा, ठीक है, 300। तो क्या 300 आएगा? 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में आ जाएगा। हाँ जी। तो 6 आ गया। 16, हाँ 16, और ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 528.85, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको वहां पे कैलकुलेशन स्पीड अपनी फास्ट रखनी पड़ेगी, तभी जाके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, कहीं कैलकुलेटर लेकर चले जाएं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये भी देख ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु की जो छड़ है वो कितनी दे रखी है? उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, द्रव्यमान उसकी लंबाई के
समानुपाती होता है। यदि 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान इतना है तो 270 ग्राम द्रव्यमान वाली छड़ जो है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर हम देखें कि 15 जो है सेंटीमीटर वाली जो छड़ थी उसका जो है द्रव्यमान इतने ग्राम दे रखा है, तो 270 वाले का कितना होगा। ये बात ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे वो वैल्यू ऊपर लिखनी है, और अगर सेंटीमीटर में नीचे है तो नीचे सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो ठीक ठीक ये आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो 13वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 13 जो है वो 5 अंक के क्वेश्चन है। वहां देखें एक बार कि 11 से 13 जो है वो कितने के हैं, 5 अंक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक घनाभाकार जलाशय की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो जलाशय से इतने लीटर पानी पंप करके निकाला जाता है, तो जलाशय में जल स्तर में गिरावट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, जलाशय में जल स्तर में कितनी गिरावट हो रही है। तो अगर हम देखें तो इन तीनों का जो हमारा आयतन आएगा वो तो 630 आएगा। आयतन जो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच होता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, जो आयतन होता है LBH होता है, और हमारा जो टोटल दे रखा है वो इतना दिया है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या करना पड़ता है, 8400, और अगर मीटर क्यूब है तो 1000 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा था। ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए 20 से 20 गया, ये 10 हटाने के लिए पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 8.4 आ गया। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा जो आधार होता है वो L इंटू बी होता है। L इंटू बी हमारा L 7 दे रखा था, और बी कितना दिया था, 6, तो ये हमारा 42 आ गया। और इसमें गिरावट ज्ञात करनी है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है एक स्कूल के कुल विद्यार्थी जो हैं उनकी जो संख्या है 2/5 है, जो कार से आते हैं, जबकि 1/4 विद्यार्थी किससे आते हैं, बस से। बाकी सभी विद्यार्थी जो हैं वो पैदल आते हैं, जिनमें से 1/3 जो है अकेले विद्यालय आते हैं, और शेष जो है उनके माता पिता के साथ आते हैं। यदि जो विद्यार्थी हैं 224 विद्यार्थी अकेले पैदल विद्यालय आते हैं, तो बताइए कि उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि देखिए कार से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2/5, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बस से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बाकी पैदल आते हैं, और जो विद्यार्थी पैदल आने वाले में से इतने जो हैं वो अकेले आते हैं, और बाकी जो हैं कैसे आते हैं, माता पिता के साथ। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, अकेले पैदल आने वाले की विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अगर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या x मान लें तो हमारे कार से और बस से आने वालों की संख्या, कार से आने वालों की संख्या 2/5 और बस से आने वालों की संख्या 1/4। एलसीएम लिया तो हमारा कितना आ गया, 13/20 x। ठीक है, और अगर पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल देखें तो इतनी है, 7x/20। अकेले आने वालों की संख्या यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अकेले आने वालों की संख्या हमारी दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कि हमारे यहाँ दे ही रखा था कि अकेले आने वालों की संख्या जो है वो कितनी है, 1/3 है। ठीक है, सब चीज़ें पहले आपको लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो कार से आने वालों की संख्या दे रखी है, बस से आने वालों की संख्या, एक बार कुल विद्यार्थी निकल जाए तो सारी संख्याएं हमारी आसानी से निकल जाएंगी। इसके अथवा में देखते हैं, इजी क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक माँ और उसकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने 62,000 की लागत में एक कमरा बनवाया। ठीक है, कितने की लागत में, 62,000। हाँ। बड़ी बेटी जो है अपनी माँ के भाग की धनराशि जो है वो उसमें जो है इतने धनराशि का योगदान दिया। छोटी बेटी ने माँ की भाग का धनराशि के भाग का 1/2 धनराशि दिया। तो बताइए माँ ने कितनी धनराशि का योगदान दिया,
फिर बड़ी बेटी ने कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है कि क्या चीजें दे रखी हैं। कुल लागत दे रखा है, उसमें माँ का योगदान x है, तो बेटी का योगदान, बड़ी बेटी का योगदान 3/8x, छोटी बेटी का योगदान 1/2x। कि अगर हम x ले लेते हैं कि हमारे जो माँ ने योगदान दिया है वो x दिया है, तो बड़ी बेटी ने 3/8 दिया था तो 3/8 को x से गुना कर दिया। छोटी बेटी ने 1/2 दिया था तो उसमें x से गुना कर दिया। और अगर हम इन तीनों को साथ में लिख दें तो टोटल जो धनराशि है हमारे पास 62,000 है। और अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 आया, और उसके बाद सोल्व करने के बाद हमारा जो टोटल धनराशि आता है x, जो उसकी माँ ने योगदान दिया था, वो था 33,066 और फिर 67। ठीक है, यानी कि कितना, 33,066.67 पैसे। ठीक है, इतना योगदान दिया है। तो ये आपको पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा, जब जाके आपको क्या मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका जो है कितने नंबर का था क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 नंबर के लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, वरना आपके नंबर जो है बहुत ही कम आएंगे। ठीक है, तो कृपया इस पे ध्यान दे। ठीक है, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कंफर्म है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, सबसे इजी देखने को मिलते हैं। ये जो है पास के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है यहाँ से पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये जो है 5 नंबर में है। ठीक है, तो ग्राफ क्या जानकारी देता है, पहले ये देखिए कि ग्राफ क्या है, वो क्या जानकारी देता है। तो ये तापमान के बारे में देता है कि दिन के अनुसार तापमान क्या रहा है, इसकी जानकारी देता है। किस दिन तापमान सबसे कम था, तो देखिए कि सबसे कम तापमान इस दिन है, रविवार के दिन। ठीक है, किस दिन है, रविवार के दिन। उसके बाद किस दिन तापमान 31 डिग्री है, तो 31 ये रहा, 31 ये रहा। 31 जो है इस दिन है, यानी कि बुधवार के दिन जो है वो हमारा क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस है। किस दिन तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस था, किस दिन है, तो ये देखिए सोमवार के दिन 28 डिग्री है। ठीक है, सबसे गर्म दिन कौन सा है, तो ये देखिए शुक्रवार का दिन जो है वो सबसे गर्म है। ये 5 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, बहुत फ्री के हैं, सबसे फ्री के। ठीक है, आ जाएंगे आसानी से। इसके बाद अब स्रोत वाले आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इजी है, सबसे इजी। अब हम बता रहे हैं कैसे इजी है, ये देखना। एक गणित गतिविधि में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणों का अन्वेषण कर रहे हैं। उनके शिक्षक ने ये लिखा है, ये लिखा है और एक ये लिखा है, यानी कि ये जो है और ये लिखा है, ये 2 वैल्यूज लिखी है। ठीक है, 2 एक तरह से। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसके आधार पे परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ABC परिमेय संख्याएं हैं, इसके आधार पे इनका उत्तर देना है। श्यामपट्ट पर लिखे गुण 1 का नाम और श्यामपट्ट पर लिखे गुण 2 का नाम, और उसके बाद गुणा करना है। यहाँ पर गुण 1 का सत्यापन कीजिए, यदि A इतना दे रखा है, B इतना दे रखा है और C इतना दे रखा है। तो अगर हम आंसर की में चेक करते हैं तो हमारा जो दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इसके बाद हमारा जो दे रखा है, देखिए कि जो हमारा गुण 1 है वो वितरण गुण है। ठीक है, गुण 2 है वो सहचर गुण है। ये 2 क्वेश्चन आएंगे ही, तो इसे याद कर लें। ठीक है, ये आपके पहले चैप्टर से दे रखा है, और पहले चैप्टर को बच्चों ने अनदेखा कर दिया है, इस वजह से वहां से ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो वितरण गुण और सहचर गुण, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर सत्यापन करना है तो बस उसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो a की वैल्यू 1/3 दे रखी है, तो यहाँ पर a की जगह क्या लिखना है, 1/3 लिख देना है। ठीक है, और b की वैल्यू जो दे रखी है वो 1/4 दे रखी है, तो गुना में b की वैल्यू 1/4 लिख दी। और c की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/5 दी है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 1/5। तो पहले एक तरफ का सोल्व कर दो और फिर दूसरे तरफ का सोल्व कर दो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा सत्यापन हो जाएगा, इजीली कर सकते हो। आसान है ना, बहुत ही। तो बस ये याद रखना, एक वितरणात्मक और एक सहचर गुण है। ये गुण जो है याद कर लेना, वितरणात्मक गुण
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, देखिए कैसे, a गुना में b माइनस सी है। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को जब हम सोल्व करते हैं तो हमने यहाँ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि a गुना में b कर दिया और a गुना में c कर दिया माइनस का। यानी इसी को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। वितरण कर दिया ना हमने, तोड़ दिया, इसे तोड़ कर लिखना। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये सहचर क्यों है, क्योंकि अगर हम a गुना b गुना में c करते हैं, चाहे a गुना b गुना c, यहाँ ब्रैकेट लगाएं चाहे यहाँ ब्रैकेट लगाएं, बात तो वही है, सहचर है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है आंसर उसका वही आएगा। ठीक है, इसमें भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन इसे हमने क्या कर दिया है, तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, आगे करें। 15वां क्वेश्चन देखें, सबसे इजी है। यहां पर आपको बस क्या करना है, इसके आधार पे जानकारी दे रखी है और उसके आधार पे सबके आंसर देने हैं, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा आसानी से इसे कर सकता है। कौन से क्वेश्चन की जानकारी देनी है, देखो किस किस का उत्तर देना है, TOS, TOS। देखिए टी ये रहा, टी ये रहा, ओ ये रहा और एस ये रहा। ठीक है, TOS, इसके बारे में बताना है ये कितना होगा। अगर ये 110 है तो यहां देखिए एक सीधी रेखीय युग्म बन रहा है, ये 180 होता है। अगर एक 110 दिया है तो दूसरा कितना होगा, अगर एक 110 दिया है तो 180 में से माइनस करके ये वाला आ जाएगा, हमारे वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला हमारा आ गया 70 डिग्री, रेखीय युग्म में लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें रेखीय कोण, ये IOS, आई ये रहा, ओ ये रहा, एस ये रहा, ये देखिए 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 110। इसमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी आपको, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। इसके बाद देखिए FOI है, क्या है, FOI, तो यहां पर हमने ये कोण निकाला था 70, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे, आसान था। अगला देखो कि शिक्षिका बीज गणित की शक्ति और ज्यामिति के प्रश्न को हल करने में इसके उपयोग पर चर्चा कर रही थी, और उन्होंने ऐसा कुछ लिखा कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो इतना है और उसकी लंबाई कितनी है, इतनी है। तो इसकी जानकारी के आधार पे x का मान अगर ये है, आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, अगर x का मान क्या है, 1 है और y का मान 1 है। अगर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर x का मान 1 है और y का मान 1 है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि x का मान 1 है और y का मान 1 है, निकाल लेंगे। सिर्फ आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करने अगर उसकी लंबाई इतनी दे रखी है तो x की जगह आपको 1 रखना है और y की जगह भी 1 रखना है। ठीक है, लिख लेंगे, देखिए करके दिखा देते हैं। पहला है लंबाई ज्ञात करना है, उसकी लंबाई दे रखी है कितनी, x प्लस में 9y दे रखी है, हाँ यही दे रखा है। x की जगह 1 रखो और y की जगह 1 रखो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 9, 10 आ गया। हाँ, तो पहला हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ये दे रखा है, x की जगह 1 रखना है और y की जगह 1 रखना है, तो x की जगह 1 रख दिया, इसकी जगह भी 1। सिर्फ क्या करना है, 1 जमा में 12 जमा में 27, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 और 10 30 और 10 40 आ जाएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, L इंटू बी। हमारा आ गया यहाँ पर लेंथ आया था, L हमारा कितना आ गया था, 10 गुना में b हमारा नहीं आया था, b हमें निकालना है। और अगर हमारा ये जो है 40 दे रखा है, 40 के बराबर, तो 40 बटे में 10, यानी कि आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो है फ्री के नंबर है, 4 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, ये फ्री का, ये 4 नंबर फ्री का जोड़ते जाए कि फ्री के नंबर कौन कौन से, 4 4 8 और 4 तिया 12, 12 नंबर तो आपके यूं ही आ रहे हैं, फ्री के नंबर हैं। और ये 5 नंबर, ये फ्री का ग्राफ वाला एक, कितने नंबर हो गए,
17 नंबर। 17 के बाद ये थोड़ा मुश्किल मान सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें भी आप 3 नंबर तो ले ही सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर हो गए। हम अगर यहाँ पर देखें तो इन सब क्वेश्चन में आप कम से कम, अगर आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर वाले हैं, तो आप यहाँ पर कम से कम कितने नंबर, अगर हम 6 लेके चल रहे हैं, बस 6 नंबर ले रहे हैं, तो कितने नंबर हो गए, 26 नंबर हो गए। और 2 नंबर वाले में आपके सारे ठीक जाएंगे, इसके पूरे चांस है। तो यहाँ पर 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 6 है, तो कितने, 12 जोड़ लो, कितने हो गए, 26 और 12, 38 हाँ 38 हुए, 26 और 12। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ 12 में से आपके 12 तो ठीक होने ही चाहिए। ठीक है, तो 38 और 12 कितने हो गए, 50। कम से कम 50 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं अगर आप इस सिर्फ क्वेश्चन पेपर को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं 2 बार 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें इसे, और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो मैथ में जहां जहां से ये क्वेश्चन आ रखे हैं उसे बस प्रैक्टिस करना है आपको, फॉर्मूले याद रखने हैं, और बेसिक चीजें जो हैं जैसे क्यूब जो है वो याद करना है 10 तक। ठीक है, स्क्वायर जो है वो याद करना है आपको कम से कम 15 तक। प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखे हैं कुछ, ठीक है, अलजेब्रा वाले, जिसमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सारा अगर आपको पता है तो आप कम से कम 40 प्लस तो आसानी से ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को यह एग्ज़ाम है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो 50 प्लस तो आराम से आ सकता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर ठीक करते हैं 60 में से 60 आते हैं। ठीक है, 60 में से 60 नंबर लाए जा सकते हैं और फुल नंबर का रिकॉर्ड तोड़ें और बताएं फिर बाद में कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बाद में बताना जरूर कि कितने नंबर आए आपके और कितना हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, और कैसा पेपर करके रह रहे हैं आप, पक्का बताएं इसे। ठीक है।